दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की आंसर की है दोस्तों ये। और आज जो अपना टेस्ट हुआ है वो ट्रांसफॉर्मर का हुआ है ऑनलाइन टेस्ट। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर से संबंधित 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अलग क्वेश्चन देने की कोशिश की है। पहले से जितने भी क्वेश्चन अपलोड है ये क्वेश्चन उनसे अलग हो सकते हैं। यदि आपने टेस्ट दिया है तो आंसर का मिलान कर लीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। आपका जो गलत हुआ है उसको भी न्यूमेरिकल समझ सकते हैं आपके कैसे आया। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड जरूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यदि स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच फेज अंतर का मान कितना हो सकता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि स्टार स्टार वाले ट्रांसफॉर्मर में या डेल्टा डेल्टा वाले ट्रांसफॉर्मर में कितने फेज अंतर की संभावना हो सकती है। दोस्तों स्टार स्टार संयोजन बनते हैं, डेल्टा डेल्टा संयोजन बनते हैं। ये बनते हैं दो तरीके से। दो क्या, इनके अपन 3 तरीके भी समझ सकते हैं। जैसे एक तरीका अपने सामने स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा तरीका इसी तरह से हो कि स्टार को ऐसे बना दिया जाए। और तीसरा तरीका है कि एक स्टार इनसे अलग बन जाए। यानी ये 3 अपन देख रहे हैं। नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है। तो जब दोनों के स्टार एक जैसे बनते हो, यानी प्राइमरी साइड में भी हमने तीनों वाइंडिंग के 1 1 1 को शॉर्ट किया और 2 2 2 को सप्लाई दिया। इसी तरह से सेकेंडरी साइड भी तीनों वाइंडिंग के 1 1 1 सिरे को हमने शॉर्ट करके न्यूट्रल बनाया और तीनों वाइंडिंग के 2 2 2 सिरे को हमने सप्लाई दी। यदि ऐसे कनेक्शन बनते हैं या फिर हमने 2 2 को शॉर्ट किया और 1 1 को सप्लाई दी, मतलब जब प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम सिरे कनेक्टेड हो तो ये दो परिस्थितियां 1 और 2 अपने को देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में फेज अंतर 0 डिग्री का होगा, जबकि एक में 1 1 को शॉर्ट कर दिया, जबकि सेकेंडरी साइड में हमने 2 2 को शॉर्ट कर दिया। यानी अपोजिट शॉर्ट अगर हमने कर दिया हो, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं नंबर 3 तरीका, इनमें 180 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से डेल्टा में एक डेल्टा यूं बना तो इनमें फेज अंतर 0 0 का है, लेकिन इनमें से किसी एक का डेल्टा अपोजिट हो गया, जैसा ये सेकंड ऑप्शन मान लीजिए आप, तो इनमें फेज अंतर 180 डिग्री का होता है। यानी जब सेम कनेक्शन हो तो ये डिपेंड करता है कि हमने सिरे शॉर्ट कैसे किए हैं। इसलिए दो संभावना बनती है फेज अंतर की, कि या तो उनके बीच में फेज अंतर 0 डिग्री होगा या उनके बीच में फेज अंतर 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन के लिए क्या आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देते हैं तो वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है, जिसमें सेकेंडरी के चालक लिंक होते हैं, ग्रंथित होते हैं और उनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए उसे एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की आवश्यकता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं किस भार पर। पावर ट्रांसफार्मर हाई कैपेसिटी के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगते हैं और कम कैपेसिटी के होते हैं पावर ट्रांसफार्मर की तुलना में। पावर ट्रांसफार्मर हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पर रेटेड होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% भार पर उच्चतम दक्षता देते हैं, यानी आधे भार पर। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, पावर ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आधे भार पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि 0.1 टर्न रेशियो वाले एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में 9 वोल्ट हमें प्राप्त करना है, प्राइमरी साइड में हमें कितने वोल्ट देने की आवश्यकता होगी। देखो रेशियो 0.1 है, यानी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो रहा है, ठीक है। के बराबर जो है ये अपना V2/V1 आना चाहिए, या फिर अपन 1/2 भी कर सकते हैं। तो अपन जो रेशियो की वैल्यू लेते हैं वो 2 से ही लेते हैं हमेशा। अगर 1/2 से लेते हैं तो 1/K करना होता, इसलिए
रेशियो बराबर क्या होगा, V2/V1। हमसे क्या पूछा गया है, V1 की वैल्यू पूछी गई है, तो V2 में रेशियो का डिवाइड कर दो। सेकेंडरी 9 वोल्ट है, रेशियो का मान 0.1 है, तो हमें प्राइमरी साइड में 90 वोल्ट देने होंगे, तब जाकर के हमें सेकेंडरी साइड में 9 वोल्ट प्राप्त होंगे। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का फंक्शन क्या है, कंजर्वेटर ब्रीदर और बकोलज रिले, ये ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में वर्क करती है। कंजर्वेटर एक छोटा सा ऑक्सिलरी ऑयल टैंक होता है जो मेन टैंक के ऊपर लगता है। ये मेन टैंक में ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सिलरी ऑयल सप्लाई भी करता है, लेकिन मेन टैंक में जब तेल का प्रसार और संकुचन होता है, यानी जब एक्सप्लोजन होता है, अतिरिक्त तेल का प्रेशर आता है, तब वो तेल इसमें वापस भी आ जाता है। यानी जब तेल में एक्सप्लोजन हुआ तब इसमें बेक कर गया, तेल वापस आ गया, जबकि तेल लीकेज हो गया, यूज हो गया, तो जब तेल में कंप्रेशन आया उस समय इसने ऑयल मेन टैंक को प्रदान कर दिया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर का पार्ट कौन सा नहीं है। देखो, वायु से ठंडा हो रहा है, वायु प्राकृतिक है या वायु दाब वाली, इस तरह का हमें कुछ नहीं दिखाया। लेकिन जब एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर है तो उनमें ब्रीदर, बकोलज रिले और कंजर्वेटर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ब्रीदर जो है ये श्वसन क्रिया कंप्लीट करवाने के लिए लगता है कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर के तेल को मेन टैंक में सप्लाई तभी होगी जब ब्रीदर के थ्रू उसमें वायु प्रवेश करती है। अब उस वायु में नमी ना हो, उसको सोखने के लिए हम सिलिका जेल इस ब्रीदर में भरते भी हैं। तो एयर कूलिंग वाले ट्रांसफार्मर में ब्रीदर, बकोल्ज रिले, कंजर्वेटर इस तरह के पार्ट देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर पर जैसे ही भार बढ़ता है तो उसकी कोर लॉसेज पर क्या होता है। कोर लॉस, या हम इसको लोहे हानियाँ भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट या फिक्स लॉस की श्रेणी में आती है। यानी भार बढ़ता हो या भार घटता हो, ये अपरिवर्तित रहती है, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फॉल्ट और एक्सीडेंट से बचाव के लिए जब नॉर्मल ऑपरेशन की कंडीशन हो तब निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखा जाता है, लगभग शॉर्ट के बराबर रखा जाता है। तो उस ट्रांसफार्मर का नाम है सीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर। हम करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते हैं, उपयोग से पहले इसकी सेकेंडरी को शॉर्ट कर दिया जाता है। चाहे एमीटर लगाओ चाहे शंट लगाओ, इनमें से हम कुछ भी एक लगा करके शॉर्ट इसको ज़रूर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर के शीतलन की सबसे कॉमन मेथड कौन सा है। देखो, ट्रांसफार्मर की कूलिंग में सबसे अधिक जिस मेथड का उपयोग करते हैं वो है ऑयल कूलिंग। और ऑयल कूलिंग में भी बात करें तो नेचुरल ऑयल कूलिंग होती है, स्वतः ही टैंक के पाइपों में से तेल जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। तो सबसे कॉमन मेथड यही आता है, तेल द्वारा ही कूलिंग होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक लाइन में 11 किलोवोल्ट ओब्लिक 110 वोल्ट की पीटी लगी है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इस पीटी की सेकेंडरी में जो एक वोल्ट मीटर संयोजित था वो हमें 50 वोल्ट की रीडिंग देता है। तो प्राइमरी साइड में वास्तविक लाइन वोल्टेज का मान कितना है। देखो, इसके लिए होता है फॉर्मूला, वोल्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग कितनी है, प्राइमरी साइड में वास्तविक लाइन वोल्टेज कितनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PTR, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो इनटू वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दे रहे हैं। देखिए, PT का रेशियो निकालने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यही रखा जाता है। रूपांतरण का रेशियो कितना था, तो यहाँ पर V2/V1 से नहीं होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी ही होगा। यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज किस गुणक में जाती है और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। देखिए, गुणक में जा रहा है 100 वोल्ट। कहने का मतलब ये होता है कि जब प्राइमरी साइड में 100 वोल्ट आता है तो सेकेंडरी साइड में 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस जो गुणक घटक है इसको रीडिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर होगा अपना 5000 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर 50 वोल्ट रीडिंग देता है, इसका मतलब वास्तविक लाइन वोल्टेज जो प्राइमरी साइड में है वो कितना है, 50,000 वोल्ट है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक डेल्टा डेल्टा संयोजित 3 फेज ट्रांसफार्मर को किसके साथ समांतर में परिचालित किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में परिचालित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये समान सदिश समूह के होने चाहिए और उनका जो फेज विस्थापन है वो भी एक समान होना चाहिए। यूँ कहें कि जब दोनों जुड़ जाते हैं तो फेज विस्थापन 0 हो जाना चाहिए।
मतलब ये हो गया कि डेल्टा डेल्टा वाला है तो इसमें फेज गर्म या तो फेज अंतर या तो 0 होगा या 180 होगा। तो ये उसी कनेक्शन वाले के साथ जुड़ सकता है जिसमें फेज अंतर 0 या 180 हो, क्योंकि हमें ये तो बताया नहीं ना कि डेल्टा डेल्टा कैसे जुड़ा हुआ है। भाई उल्टा सीधा डेल्टा भी तो हो सकता है। तो सेम जो सिचुएशन है वो स्टार स्टार की होगी, क्योंकि इसमें भी या तो 0 या 180 का फेज अंतर होगा। तो डेल्टा डेल्टा है वो स्टार स्टार के साथ जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है देखो, तो जो स्टार डेल्टा होता है या डेल्टा स्टार होते हैं इनमें 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो फिर ये इसी 30 डिग्री वाले के साथ ही जुड़ सकते थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोयल के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि इसको विस्कोसिटी जो है वो उच्च होनी चाहिए। विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं संयंता, ये होता है तेल का बहाव या फ्लो। तो ट्रांसफार्मर तेल की विस्कोसिटी उच्च होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, ये उच्च होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका, क्योंकि एक्चुअल में जो विस्कोसिटी है वो निम्न होनी। विस्कोसिटी उच्च उन तेल की होती है जो लुब्रिकेंटिक ऑयल होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो तेल भरते हैं वो कूलिंग और इंसुलेशन का ही काम करते हैं, हमें स्नेहक की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ। जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। ट्रांसफार्मर तेल में फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री होता है, इसके बाद आग पकड़ लेगा। डाइलेक्ट्रिक क्षमता उच्च होनी चाहिए, ये 30 किलोवोल्ट पर mm होती है। और नमी युक्त और स्लज फ्री होना चाहिए, स्लज यानी डस्ट या कचरा भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन रहेगा, विस्कोसिटी निम्न होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन में यदि फ्लक्स घनत्व का मान उच्च हो तो क्या होगा। अगर फ्लक्स घनत्व मैक्सिमम रखा जाएगा तो प्रति केवीए ट्रांसफार्मर का भार कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जितनी अधिक होगी कोर का एरिया उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स घनत्व एरिया जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो ट्रांसफार्मर का वजन कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 केवी ट्रांसफार्मर में फिक्स लॉस का मान 500 वाट जबकि फुल लोड पर कॉपर लॉस 2000 वाट है, किस बार पर दक्षता मैक्सिमम होगी। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की एक शर्त होती है कि जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क करता है, यानी स्थिर हानियाँ परिवर्तित हानियों के बराबर हो जाए, यानी या तो दोनों 500-500 हो जाए या दोनों 2000-2000 हो जाए। अब देखो स्थिर हानियाँ ये तो बदल नहीं सकती, कॉपर हानियाँ ही बदलेगी। कॉपर हानियों को क्या करना है, हमें घटा करके कम करना है। भाई कॉपर हानियाँ यदि 500 हो जाए तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करेगा। कॉपर हानियाँ जो है ये बार के वर्गानुपात में बदलती है, हमें इनको 5000 करना है। 5000 करने का मतलब ये हो गया कि हमें इनको 1/4 करना है। 2000 में 4 का भाग दे रहे हैं हम, तो 1/4, यानी ट्रांसफार्मर में यदि भार आधा होता है तो हानियाँ 1/4 होती है। मतलब हाफ लोड कर दें इसका, 500 की जगह 250 केवीए यदि हम कर दें तो हो सकता है। इसके कई तरीके हैं दोस्तों, आप 2000 वाट को रखते हुए भार की गणना भी कर सकते हैं, तो 1/2 उत्तर वैसे भी आ जाएगा आपके पास। दोनों तरीके कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में N1/N2 का मान 0.5 है तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, रेशियो जो होता है इस पर ध्यान आपको देना है, लेकिन साथ ही फॉर्मूले का भी याद रखना है। ट्रांसफार्मर के रेशियो में N2/N1 होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है N1/N2, यानी अपोजिट लिख दिया। तो हमें तो इनकी वैल्यूएशन लिखनी है, उनसे मतलब है। देखिए N1/N2 का मान 1/2, 0.5 को 1/2 भी हम लिख सकते हैं, 1/2 आया, इसका मतलब N1 का मान है 1, N2 का मान है 2। प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में यदि टर्न अधिक हो तो वोल्टेज भी अधिक होते हैं, और यदि वोल्टेज अधिक हो तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाता है। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, आपको 0.5 की तरफ नहीं देखना है। हाँ, यदि ये N2/N1 0.5 होता तब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता, यानी रेशियो का मान इकाई से अधिक या इकाई से कम आता है क्या, ये हमें देखना होता है। तो अभी अगर अपन देखें ना इसमें, तो एक्चुअल रेशियो का मान जो है वो 2 आएगा। N2/N1 होता है वास्तविक रेशियो तो, जबकि यहाँ अपन को N1/N2 लिख कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिट ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं जनरेटिंग ट्रांसफार्मर को, जीटी स्टेशन वाला जो होता है इनको बोलते हैं। और इनमें हाई वोल्टेज साइड जो कॉइल होती है वो 24 किलो वोल्ट की होती है। ये जनरेटिंग वोल्टेज के आसपास होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकती। तो जनरेटिंग वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है, एक्चुअल में 16.5 है, तो इसकी वैल्यूएशन 23.5 के आसपास आती है। अगला क्वेश्चन है बकोल्ज रिले किस प्रकार की है। ध्यान रखना बकोल्ज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल और केवल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगती है। इसको कभी मोटर या ट्रांसमिशन लाइन में नहीं लगाया जाता। और ये गैस प्रचालित रिले है, यानी तेल और गैस में जब प्रसार बढ़ता है तो ये गैस ऑपरेटेड रिले प्रचालित होती है। तो गैस ऑपरेटेड रिले बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3/5 भार पर कॉपर लॉस 900 वाट है, फुल लोड पर कितना होगा। जिस भार पर हानि दी हुई है उस भार पर प्रतिरोध ज्ञात कर दो, वो पूर्ण भार हानि के बराबर होता है हमेशा। यानी दिए गए भार को आई मानना होता है, लॉस को पी मानना है। हमें कॉपर लॉस के लिए पी बराबर I² इंटू आर फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आर ज्ञात करना है, तो I² का उसमें भाग देना है। कॉपर लॉस 900 वाट है, आई दिया है 3/5, इसकी स्क्वायर करेंगे 9/5 आएगा, सॉरी 9/25 आएगा। तो 9 यहाँ और 25 ऊपर, कैलकुलेशन करेंगे तो 25 इंटू 100 यानी 2500 वाट इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग CVT भी बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। फेरो रेजोनेंट एक फेरो मटेरियल काम में लेते हैं कोर के लिए, और ये एक नियत वोल्टेज प्रदान करने के लिए लगते हैं, तो इनको हम नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। अगला अपना क्वेश्चन है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के समीप यानी नज़दीक किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। देखो सेल टाइप और कोर टाइप दो ट्रांसफार्मर सबसे अधिक काम में लेते हैं। ये संरचना कोर टाइप की है, इसमें से पहले प्राइमरी वाइंडिंग फिर सेकेंडरी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी कैसे हो। कोर के नज़दीक सबसे पहले उस वाइंडिंग को रखते हैं जो लो वोल्टेज प्रकार की हो, यानी जिसकी वोल्टेज कम हो वो वाइंडिंग होगी, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। यानी LV वाइंडिंग जो होगी वो कोर के नज़दीक होगी, चाहे वो इनपुट साइड में हो चाहे वो आउटपुट साइड में हो। लो वोल्टेज की होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज के आधार पर ही इंसुलेशन की वैल्यू रखी जाती है, लेवल रखा जाता है। तो कोर के साथ हमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता होगी, या छोटे इंसुलेशन से भी हमारा काम चल जाता है। तो कोर के नज़दीक लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। प्राइमरी सेकेंडरी तो इसमें कोई मतलब रखता ही नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में ऑपरेट हो रहे थे अपना लोड एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करते हैं। ट्रांसफार्मर के समांतर क्रम परिचालित के लिए 4 मुख्य शर्तें होती है, वैसे 5 या 6 भी लिख सकते हैं। फेज सीक्वेंस बराबर, पोलरिटी सेम, प्रति इकाई इम्पीडेंस सेम, वोल्टेज रेशियो सेम, इस तरह की चीज़। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पीडेंस ही होता है। वो अपनी अपनी इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग लोड शेयर करते हैं। यदि दो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत प्रतिबाधा अलग अलग हो तो दोनों अलग अलग पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग काम में लेते हैं। टर्शियरी वाइंडिंग जो है ये खुद डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होती है, और स्टार स्टार संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में ही इसका हम उपयोग करते हैं। यानी जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार स्टार में जुड़ी हुई हो तो इनके बीच में डेल्टा कनेक्टेड एक वाइंडिंग रखते हैं जो इनके न्यूट्रल बिंदु को फ्लोटिंग होने से रोकती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस रूपांतरण के लिए स्कॉट कनेक्शन या टी टाइप कनेक्शन का उपयोग करते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन बनते हैं, ध्यान रखना, 3 फेज को 2 फेज में या 2 फेज को 3 फेज में। अभी अपना उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फुल लोड और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कार्यरत एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस का मान 1000 वाट है। इसके हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर में टोटल लॉसेज कितना होगा। देखो पहले तो ये देखो कि फुल लोड पर लोहे हानि 1000 वाट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों लॉसेज बराबर है। यानी इस समय ताम्र हानि भी कितनी है 1000 वाट। तो अभी टोटल लॉस कितना हो रहा है
2000 वाट का। यदि अब का क्वेश्चन होता, जैसे ही भार आधा करेंगे तो लोहे हानि तो 1000 वाट ही रहेगी, लेकिन कॉपर हानि जो 1000 है वो घट करके 1/4 यानी 250 वाट हो जाएगी। इसका मतलब आधे भार पर टोटल लॉस कितना हुआ, 1250 वाट का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि धारा ट्रांसफार्मर के बर्डन की इकाई क्या होती है। बर्डन कहते हैं बोझ, सीटी हो, पीटी हो या मेन ट्रांसफार्मर हो, ये सब आभासी शक्ति में ही रेटेड होते हैं। इनकी रेटिंग वीए, केवीए, एमवीए में ही होती है। सीटी पीटी छोटे होते हैं, इसलिए हम इनकी रेटिंग वीए में ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टेपिंग कहाँ प्रदान की जाती है। पहले तो ये ध्यान रखें कि टेप चेंजर हमेशा वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने के लिए ही लगाते हैं। फिर जब वोल्टेज का मान अधिक हो तो भिन्न भिन्न लेवल की वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम टेपिंग लगाते हैं। इसका मतलब टेपिंग लगेगी तो हाई वोल्टेज साइड में, लेकिन होगी कहाँ, फिर बीच में से निकालते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए कि कोई 11 किलो वोल्ट के लिए सप्लाई थी, हमें इसमें टेपिंग करनी है तो कम से कम बीच में 6.6 या इसके आसपास हम निकालेंगे। और अधिक रिक्वायरमेंट है तो फिर 3.3 किलो वोल्ट के आसपास 4 टेपिंग निकालेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कनेक्टेड होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है और इसमें पावर कंडक्टिविटी और इंडक्टिविटी दोनों के थ्रू जाती है। यानी ये इंडक्टिव भी होता है और कंडक्टिव भी होता है। इसमें पावर सीधे भी जाती है, विद्युत चुम्बकीय रूप से भी ये सेकेंडरी साइड में देता है। मेन ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय रूप से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से, वो वैद्युतिक रूप से संयोजित नहीं होता है। मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच हमेशा अनंत प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। इसके दो ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट यानी चुंबकन धारा या चुंबकीय घटक ज्ञात करना, दूसरा लोहे हानियाँ ज्ञात करना। ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिल जाए कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। पूर्ण भार पर दक्षता और रेगुलेशन के लिए संपन्नर टेस्ट होता है। टी टाइप कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जिनको मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। मेन ट्रांसफार्मर के 50% भाग में से टेपिंग निकलती है, जो टीजर को एक फेज प्रदान करता है, और टीजर के 86.6% भाग से एक टेपिंग निकलती है, जो उसको एज ए न्यूट्रल वर्क करने के लिए आउटपुट देती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट जो होती है मान में बहुत कम होती है। फुल लोड करंट की 2 से 5% होती है। मान को हम लोग इंग्लिश में परिमाण बोलते हैं। तो मान इसका कम होने के साथ साथ पावर फैक्टर भी कम होता है। नो लोड पर लगभग 0.1 से 0.3 लेगिंग पावर फैक्टर के आसपास होता है, यानी कम परिमाण और निम्न पावर फैक्टर नो लोड करंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में हेलिकल कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है। ये विशेष प्रकार की कॉइल होती है जो हाई केवीए रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज साइड पर हाई करंट फ्लो करवाने के लिए अलग से जोड़ी जाती है। ये वर्ताकार, आयताकार या वर्गाकार आकृति में भी हो सकती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सीटी की जो है ये करंट ट्रांसफार्मर है। हाई करंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। एमीटर इसकी सेकेंडरी में जोड़ा जाता है। ये करंट को स्टेप डाउन करती है, यानी करंट स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को स्टेप अप करना होगा। तो इसकी सेकेंडरी में पतले तार के अधिक टर्न, जबकि प्राइमरी में मोटे तार के केवल कुछ टर्न होते हैं, कम टर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के मामले में ये एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी टर्न सेकेंडरी के बराबर होते हैं, प्राइमरी की वोल्टेज सेकेंडरी के बराबर होती है, प्राइमरी की करंट सेकेंडरी के बराबर होती है। रेशियो का मान हमेशा इसमें इकाई होता है। पृथककारी ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ और आरोपित वोल्टेज। प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होते हैं। यानी ट्रांसफार्मर में 3 तरह के वोल्टेज होते हैं। एक V1 होता है जो सप्लाई या आरोपित ईएमएफ है, वोल्टेज है। दूसरा E1 है जो प्राइमरी में प्रेरित ईएमएफ है। तीसरा E2 है जो सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ होता है। V1 और E1 मान में बराबर होते हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
E1 और E2 एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं, लगभग वैल्यू इनकी एक बराबर आ जाती है। इसके ऑप्शन ए रहेगा कि प्राइमरी में प्रेरित EMF E1 और आरोपित वोल्टेज V1 मान में एक दूसरे के बराबर होते हैं, परंतु 180 डिग्री के फेज अंतर पर होते हैं हमेशा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, CT और PT की सेकेंडरी की रेटिंग सदैव कितनी होती है? CT की रेटिंग 5 एम्पियर की और PT की रेटिंग 110 वोल्ट की होती है जब वो 3 फेज के हो। सिंगल फेज में CT 1 एम्पियर की, PT 100 वोल्ट की होती है। हालांकि 3 फेज में भी CT 5 एम्पियर और 1 एम्पियर सबसे अधिक यूज की जाती है, क्योंकि CT जो है ये मीटरिंग और प्रोटेक्शन यानी रिले के साथ भी इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं, मीटर के साथ भी ये लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 4.5 kVA ट्रांसफार्मर इकाई पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी कितनी होगी यदि 300 वाट कॉपर और 200 वाट लोहे की उसमें हानियां हो रही हो? तो आउटपुट बटे इनपुट करेंगे और हमें देखिए आउटपुट और इनपुट दोनों का इजीली पता लग सकता है। सॉरी, इनपुट आउटपुट के लिए रेशियो में रहेगा। तो आउटपुट जो ट्रांसफार्मर की है वो है 4.5 kVA और इकाई पावर फैक्टर। ट्रांसफार्मर की किलोवाट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो kVA इंटू cos फाई के बराबर होगा। cos फाई का मान इकाई है, इसलिए किलोवाट और kVA क्या हो गए? बराबर। यानी आउटपुट हमें कितना मिला? 4500 वाट। फिर इनपुट कितना है? 4500 आउटपुट मिल रहा है, जबकि 500 वाट इसमें हानियां भी हो गई, 300 प्लस 200, यानी इनपुट थी 5000, आउटपुट थी 4500। प्रतिशत कैलकुलेशन करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करें आप, दक्षता आएगी 90%। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए प्राइमरी सेकेंडरी कोई महत्व नहीं रखती है। इसमें हमेशा LV साइड को शॉर्ट किया जाता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट रखा जाता है, और हाई वोल्टेज साइड में भी हम रेटेड सप्लाई का लगभग 5% वोल्टेज ही देते हैं। 10% से अधिक तो कभी नहीं देते। 5 से 10% के बीच में वोल्टेज हम इसको ईजिली दे सकते हैं। 5% वोल्टेज इक्वल टू 100% लोड होता है, यानी 100% भार पर जब ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा था, 5% शॉर्ट सेकेंडरी के साथ वो उसी पर वर्क करता है। तो अभी अपना आंसर सी रहेगा, लो वोल्टेज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में टर्न N1, सेकेंडरी में टर्न N2, प्राइमरी में धारा I1 और सेकेंडरी में धारा I2 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में जो MMF होता है यानी एम्पियर टर्न होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी N इंटू आई का मान प्राइमरी का N इंटू आई सेकेंडरी के बराबर होगा हमेशा। ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, कोई इससे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी ऑप्शन रहेगा, N1 इंटू I1 इक्वल टू N2 इंटू I2। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की EMF समीकरण में प्रयुक्त फ्लक्स घनत्व कौन सा होता है? तो मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स अपन घनत्व नहीं सॉरी फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स है वो कौन सा लेते हैं हम? फाई जो है वो मैक्सिमम होता है, फाई FN होता है, तो इसमें फाई M होता है, वो फ्लक्स मैक्सिमम काम में लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में भार बढ़ाने पर कॉपर लॉस दोगुना हो गया, भार धारा में कितनी वृद्धि हुई है? दोस्तों, एग्जाम्पल मानकर आपको चलना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा सी, 41.41% की वृद्धि हुई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको दोगुना मानते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि भार को हम दोगुना करते हैं तो कॉपर लॉस तो 4 गुना होता है सीधा सीधा, जबकि ये कह रहा है कि कॉपर लॉस 2 गुना ही हुआ है, तो फिर कितना परिवर्तन आया होगा? आपको किसी समय P बराबर I² इंटू R से I और R की वैल्यू समझनी होगी, जहाँ पावर आपके पास आएगा, और इसी पावर से आपको कांस्टेंट रखते हुए फिर से आपको I ज्ञात करनी है, क्योंकि धारा हमसे पूछा गया है। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता ही है। मान लीजिए हम किसी समय धारा को 10 एम्पियर मानते हैं और रेजिस्टेंस को 1 ओम, तो इस समय अपना कॉपर लॉस कितना आया? 100 वाट। कितना आया? 100 वाट। अब देखिए, कॉपर लॉस दोगुना हुआ है, यानी इसको हम 200 वाट कर देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स रहता है, ये तो एक ही है, तो हम धारा ज्ञात करेंगे।
करंट ज्ञात करने के लिए अब अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P/R और दोनों पर अंडर रूट। पावर जो है वो कितना हुआ 200, 200 में 1 का भाग देंगे तो यही आएगा और 200 का आपको अंडर रूट ज्ञात करना है। दोस्तों 200 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो ये लगभग 14.14 के आसपास आएगा। पहले था 10, अब हो गया 14.14, अंतर कितना आया आपका 4.14। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 41.4% ही आएगा। नेक्स्ट है कि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार यदि ट्रांसफार्मर हो तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में फेज अंतर 30 डिग्री का होता है। और स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा अगर हो तो 0 और 180 की संभावना होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के कोर में उपयोग किए जाने वाले स्टील के पदार्थ में लोहे हानियाँ निम्न जबकि चुंबकशीलता उच्च रखी जाती है, यानी निम्न कोर हानि और उच्च परमेबिलिटी होनी चाहिए। ब्रीदर में नमी सोखने के लिए प्रयुक्त नई सिलिका जेल, जो एक फ्रेश सिलिका जेल होती है वो नीले रंग की होती है, हमेशा ब्लू कलर की ही मानते हैं, हमेशा इसको ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, ब्लू को ही माना है। और नमी सोखने के बाद हल्की गुलाबी या सफ़ेद करेंगे। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा किसके कारण होती है, तो देखिए ऊष्मा का संचरण जो होता है वो 3 तरह से होता है, चालन, सेवन और विकिरण। सेवन विधि में कण माध्यम के ऊष्मा लेकर के दूर चले जाते हैं, और ट्रांसफार्मर के ऑयल में देखो ऊष्मा ऐसे ही होती है। जो तेल वाइंडिंग के पास होता है वो अधिक गर्म होता है, वो गर्म होने के बाद हल्का होता है और ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पर ठंडा तेल पहुँच जाता है, यानी माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ते हैं। उस विधि का नाम कन्वेक्शन विधि है। चालन विधि होती है जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इनमें। और विकिरण है जैसे माइक्रोवेव ओवन और सूर्य की ऊर्जा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का कार्य सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों जो 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा नहीं है। 3 तरह का होता है, या तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, या स्टेप डाउन करेगा, या निम्न समान मान पर रखेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक इंडक्शन पर आधारित स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को समान मान, निम्न मान या उच्च मान पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। तो ये जो पावर है ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज के आधार पर प्रकार नहीं है। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, वो अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट का मान 2 है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न कितने होंगे, जब प्राइमरी की वोल्टेज 25 और सेकेंडरी की 100 वोल्ट हो। देखिए टर्न प्रति वोल्ट, प्रति का मतलब होता है 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट अगर हो तो 2 टर्न है, तो फिर 25 वोल्ट पर कितने हो जाएंगे 50, और 100 वोल्ट पर कितने हो जाएंगे 200। ऑप्शन आएगा ए। प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न प्रति वोल्ट का मान हमेशा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज और धारा में क्या संबंध होगा। देखो आइडियल अगर है तो फिर शुद्ध इंडक्टिव भी माना जाएगा। शुद्ध इंडक्टिव है तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के फेज अंतर पर होगा, क्योंकि प्रतिघात तो होगा इसमें और प्रतिरोध नहीं होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में संपनर टेस्ट क्यों करते हैं। 2 आइडेंटिकल समरूप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, बैक टू बैक टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। फुल लोड पर तापमान वृद्धि और वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में आधे लोड पर कॉपर हानि और पूर्ण भार पर कॉपर हानि का अनुपात हमेशा कितना होता है। देखो आधे लोड पर यदि 1 है तो पूर्ण भार पर होगी 4, हमेशा रेशो कितना आएगा 1/4। आधे भार पर अगर 100 वाट है तो पूर्ण भार पर कितनी होगी 400 वाट, तो 0.25 इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के। यदि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना।